चलेगा, मर्म की बात अपन करते हैं। तो देखो कभी कभी अपन पढ़ते हैं ना मर्म, मर्म सिर्फ आयुर्वेद में है। मर्म का कोई भी आप एलोपैथी में या फिर मॉडर्न में कहीं भी मर्म का एस्पेक्ट आपको मिलेगा नहीं देखने। ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हो, अभी आप भावनाओं से थोड़ा समझोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। एक मैं एक हल्की से लाइन बोलता हूँ। अब कभी कभी बात करते हैं ना, बहुत ही मार्मिक दृश्य था, है ना, मार्मिक दृश्य अपन पढ़ते हैं। तो मार्मिक मतलब क्या होता है? बहुत दुखद वाला। तो उसी से रिलेटेड है मर्म शब्द। मर्म का मतलब होता है वाइटल पॉइंट्स। वाइटल पॉइंट्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट, है ना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट। एक शब्द आता है वाइटल ऑर्गन्स। ठीक है, वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन मतलब होता है बहुत ज्यादा, जैसे अपन कहते हैं कि वाइटल ऑर्गन जितने भी होते हैं ना, उनके ऊपर एक प्रकार से अपन कहीं कवरिंग होती है, उनके ऊपर सेफ्टी चाहिए होती है। जैसे ब्रेन है, ब्रेन को स्कल जो है वो कवर करता है, क्योंकि ब्रेन बहुत ही वाइटल है। ठीक है, ब्रेन के अगर चोट लग जाएगी ना तो आदमी निकल लेगा। उसी प्रकार हृदय, हृदय और लंग्स फेफड़ों की बात करें तो एक प्रकार से ढके रहते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से क्या हो गया, वाइटल ऑर्गन है। वाइटल मतलब बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, चलिएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले मर्म की, अपन समझाते हैं कि मर्म क्या होता है। सुश्रुत ने शारीर स्थान के अध्याय 6 में मर्म का वर्णन किया है। कि थोड़ा सा जहां भी रेफरेंस मिले ना आप पढ़ते रहना, ये आपके जीवन भर काम आएगा कि कहाँ बताया गया मर्म, है ना। तो कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक ऐसा हो कि कहाँ उसका रेफरेंस कहाँ पे है, आप बार बार देखोगे भी। जब आप अभी तक, आपको काफी दिन हो गए कॉलेज में पढ़ते हुए, तो आप सुनोगे कि भाई इसका रेफरेंस कहाँ है ना, ये संहिता में कहाँ पे लिखा हुआ है। तो मर्म जो है वो शारीर स्थान में लिखा हुआ है, सुश्रुत संहिता के शारीर स्थान में और 6वें अध्याय में। इसीलिए मैंने कहा कि भाई सुश्रुत जो है, आचार्य सुश्रुत की किताब से ही अपन ज्यादा पढ़ते हैं एनाटॉमी, इसलिए यहाँ पे सुश्रुत के श्लोक जो है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी मर्म जो है एक ऐसा विषय है जिसमें आपका 100% जो 15 मार्क्स का पेपर बनता है ना, मतलब क्वेश्चन बनता है। 15 मार्क तो कम से कम आएंगे, भले वो 5-5 करके 3 आ जाए। ठीक है, चाहे भले एक साथ 15 का बड़ा क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन क्या आएगा वो बता दो, है ना, पक्का आता है। याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ज्यादा परेशान मत होना, मतलब मेरे से जितना हो पाएगा मैं, आप कैसे याद करना है मर्म को वो मैं आपको बता दूं। लेकिन पढ़ना है जरूर आता है, मैं श्लोक बताऊंगा, याद कर लेना बैठ के। कह रहे हैं कि सारे स्थान में अध्याय 6 में मर्म का वर्णन किया गया है, जिसका नाम है मर्म निर्देश सारीरम। चैप्टर का नाम मर्म निर्देश सारीरम। मर्म प्रकरण का केवल आयुर्वेद में ही वर्णन प्राप्त होता है, इसलिए यह अध्याय महत्वपूर्ण है, लिख दिया ऐसे। आगे बात आती है मर्म शब्द की व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति नहीं याद करनी, एग्जाम में लिखोगे ठीक बात है, बाकी याद होती नहीं, क्योंकि बहुत अजीब सा श्लोक होता है इसका। ठीक है, तो देखिएगा, बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी कि मृ मनिन जीव स्थाने संधि स्थानीय तात्पर्य। कि मर्मन शब्द के प्रथमा एक वचन का रूप मर्म है, जो संधि स्थान या फिर जीव स्थान, है ना, इसके अर्थ में लाया जाता है। ठीक है, और मृ धातु में मनिन प्रत्यय करने से बनता है। ये याद कर लेना, ज्यादा भी याद नहीं हो तो ये वाली लाइन याद कर लेना। तो व्युत्पत्ति उत्पत्ति जो भी लिखना चाहो तो उस समय ये आप लिख सकते हो कि मृ धातु में मनिन प्रत्यय करने से मर्म शब्द बनता है। इसके अलावा मत याद। आगे बात करते हैं अपन मर्म की व्याख्या की बात करते हैं। मर्म मारियंती इति मर्माणी। जब भी आप मर्म का क्वेश्चन शुरू करो, लिखना शुरू करो, तो जो है लिख देना मर्म मारियंती इति मर्माणी, कि जिस पर आघात होने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है उसी को मर्म कहते हैं, है ना। तो मर्म क्या होता है, जिसके ऊपर चोट लगने से या फिर आघात होने पे मृत्यु हो जाए उसको मर्म कहते हैं। पहला श्लोक जो आप याद करोगे। ठीक है, मैं इस कलर से जो भी अंडरलाइन कर रहा हूँ उनको आपको याद करना। ठीक है, मर्म मारियंती इति मर्माणी, याद हो भी होगा। अब देखो दूसरा श्लोक जो आपको जरूर याद कर लेना है वो है ये वाला। क्या कह रहा है कि मर्माणी नाम मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपाता। कि ऐसी जगह जहां पे मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि और संधि, इन सब का क्या हो रहा है, सन्निपात हो रहा है। चलो मैं एक प्रश्न पूछता हूं आप लोगों से। एक शब्द होता है सन्निपात, दोषों के संदर्भ में बता देना आप। जो अपने त्रिदोष होते हैं ना, वात पित्त कफ होते हैं, उनके संदर्भ में बताना कि संसर्ग क्या होता है। व्हाट इज संसर्ग? सर, दो दोस्तों का मिलना। बिल्कुल, दो दोषों का मिलना जो है वो संसर्ग होता है, तीन दोषों का मिलना सन्निपात होता है। ठीक है, कोई भी दो दोष मिल गए, वात पित्त पित्त कफ, है ना, इसको यहाँ पे बात करते हैं अपन। सन्निपात, सन्निपात होना मतलब बहुत सारी चीजें मिल जाए इसलिए सन्निपात बोला गया।
तो मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपाता, कि जहां पर आपकी मांस, आपकी शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, ठीक है, इनका क्या होता है, सन्निपात होता है, फिर समागम होता है, वहां पर विशेष रूप से शरीर का प्राण रहता है। ऐसी कोई भी जगह कहना चाह रहा है, ठीक है। तेसु स्वभावतः एवं विशेषण प्राणा तिष्ठन्ति, ये मर्म की परिभाषा है ये, ठीक है। ये पहली वाली लाइन, मर्माणी नाम मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपाता। मर्म को क्या कहते हैं, मर्म की क्या परिभाषा है, कि जहां पे मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि का मिलन होता है या फिर सन्निपात होता है, ऐसे लिख देना। और क्या कह रहा है कि तेसु स्वभावतः एवं विशेषण प्राणा तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति मतलब बैठना होता है। जब चरक संहिता का पहला चैप्टर पढ़ते हैं, वहां पे भी एक शब्द आता है तिष्ठन्ति करके, वहां मैं समझाऊंगा आपको। तो तिष्ठन्ति का मतलब बैठना, ठीक है, कि वहीं पे क्या होते हैं, आपके प्राण बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ये वहां पर विशेष रूप से शरीर का प्राण रहता है, ठीक है। ये हो गई सुश्रुत की मर्म की परिभाषा। अब मैंने कहा कि भाई आप अगर मर्म का आंसर लिख रहे हो, तो आप ये वाला श्लोक पहले लिख दोगे, ढल्हन ने लिखा है। आचार्य ढल्हन क्या थे, सुश्रुत के टीकाकार थे, सुश्रुत संहिता के टीकाकार। टीकाकार मतलब जानते हो क्या, व्हाट डू मीन बाय टीकाकार, टीकाकार का तात्पर्य क्या है? ठीक है, टीकाकार का मतलब एक प्रकार से होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक चरक संहिता है, कहते हैं चरक संहिता पे टीकाएं लिखी, तो अभी जो अपन पढ़ रहे हैं ना, वो चरक संहिता नहीं पढ़ते हैं, अपन उनकी टीकाएं पढ़ते हैं, ठीक है। अभी आप क्या पढ़ते हो, उनकी टीकाएं पढ़ते हो। जैसे काशीनाथ पांडे है, काशीनाथ पांडे की टीका का नाम है ना, विद्योतनी टीका पढ़ते हैं। तो जो अपन पढ़ते हैं, मतलब चरक संहिता पे थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है, उसको बोल देते हैं टीका, एक प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। जैसे चक्रपाणी, विशेषतः चरक संहिता पे टीकाकार चक्रपाणी रहते हैं, है ना, वो चरक की बातों को और थोड़ा समझा के बताते हैं, ठीक है। वो उसी को अपन कह सकते हैं टीका लिखना, ठीक है। चलो छोड़ो उसको। तो डलहन ने जो है वो आचार्य सुश्रुत या फिर सुश्रुत संहिता पर टीकाएं लिखी थी, तो उन्होंने ये बात बताई, ठीक है। तो ये लाइन आपको याद होगी, इसके अलावा आपने ये लाइन याद कर, इसके अलावा आगे देखो सेम लाइन ही कह रहे हैं अष्टांग हृदय, तो मैं कह रहा हूँ ये मत याद करना आप भले, ठीक है। ये दो ही याद कर लेना, सफिशियंट है, पढ़ के अपन सुना देते हैं। याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लिखना सुश्रुत के अनुसार, अष्टांग के अनुसार लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है। कह रहा है कि मांस अस्थि स्नायु धमनी शिरा संधि समागमा, ये किसकी हो गई, ये आचार्य वाग्भट के द्वारा अष्टांग हृदय में जो है ये वाली परिभाषा है, कि जहां पर मांस अस्थि स्नायु धमनी शिरा संधि इन 6 रचनाओं का समागम होता है, वही क्या होता है, मर्म कहलाता है, और यहीं पे प्राणियों के जीवन स्थित रहता है ना। तो ये बात आपको समझ में आती है कि मर्म क्या है। मर्म एक ऐसी जगह है जहां पे चोट लग जाएगी तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। आगे आ जाओ, थोड़ी सी बात और बताई है। एक अरुणदत्त आचार्य, उन्होंने थोड़ा सा कहा कि अपि च मरणम कारित्वात मर्म, मरणवत दुखदायित्वात वा इति, कि आचार्य वाग्भट के अनुसार शरीर के ऐसे सभी स्थान जिन पर आघात होने से मृत्यु हो जाए और मृत्यु की संभावना, उसे क्या कहते हैं, मरण कहते हैं। ये मैंने बार बार एक ही बात इसलिए लिखी क्योंकि अलग अलग आचार्यों ने कुछ श्लोक बता दिए, लेकिन आप कौन सा याद करोगे, सुश्रुत वाला जरूर याद कर लेना, और फिर आप में थोड़ी कैपेसिटी बचे तो और भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज, इसके बाद चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मर्म का सामान्य लक्षण। आज की क्लास में अपन बेसिक पूरा पढ़ेंगे मर्म के बारे में, है ना, फिर कल अपन एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मर्म का सामान्य लक्षण, जो कि श्लोक आपको याद कर देना है। देखो, कह रहा है कि विषम स्पंदनम यंत्र पीड़िते रुक च मर्म तत्, कि देखिए क्या क्या कह रहा है, मर्म क्या होता है, कि जहां पर शिरा धमनी का स्पंदन विषम हो, कुछ अलग हो, ठीक है, मतलब जगह जैसे कि अपन कुछ जगह होती है, अभी पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और मांस अस्थि को दबाने में पीड़ा की विषम उत्पत्ति हो, कुछ ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे थोड़ा सा दबाते हैं तो बहुत तेजी से दर्द होता है, वो क्या होता है, वही मर्म स्थान होते हैं। ए वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मर्म, ना, एक ऐसी जगह जहाँ पे चोट लगने से आदमी मरता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, मर्म स्थान बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या हो रहा है, देखो समझोगे एक एक करके। विषम स्पंदन, यंत्र पीड़िते रुक चय मर्म तक, कि जहां पर क्या हो, विषम स्पंदन हो, कि यत्र पीड़िते कर लेना, आप यंत्र मत करना, यत्र पीड़िते रुक च मर्म तक, ठीक हो जाएगा नोट्स में। तो यत्र पीड़िते रुक चाहे मर्म तक, जहां पर पीड़ित करने का मतलब होता है दबाने से क्या होता है, रुक का मतलब होता है रुजा होना, पेन होना, रुजा का मतलब क्या होता है, पेन, है ना, पेन को रुजा बोलते हैं। तो रुक चाहे मर्म तक, तो जहां पे दबाने से आपको पीड़ा हो और आपके सिरा धमनी में कहीं पे भी विषम स्पंदन हो, एक अलग स्पंदन हो, एक अलग बीट आए, उसी को बोलते हैं मर्म। ये सामान्य लक्षण होगा, ठीक है। तो मर्म का सामान्य लक्षण देखो आप ऐसे लिख देना,
पहला लिख देना विषम स्पंदन, पूरा श्लोक लिखने की आवश्यकता नहीं है, पहला पॉइंट लिख देना विषम स्पंदन, और दूसरा पॉइंट आप लिख दोगे यत्र पीड़िते, यत्र पीड़िते रुक। ठीक है, बस इतना। सर विषम स्पंदन मतलब से ये नहीं विष समझ में आ रहा सर। विषम स्पंदन विष का मतलब है, बिल्कुल बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिएगा जो बीट्स हैं, जैसे अपन जहाँ टखने के नीचे हाथ लगाते हैं ना, तो आपको स्पंदन मिलेगा, एक प्रकार की बीट्स मिलती है ना, आपके एंकल के जस्ट नीचे, है ना। और जब मर्म पड़ेंगे जगह जगह मैं आपको बताऊँ, तो जैसे मान लीजिएगा एक विषम स्पंदन का मतलब क्या कह सकते हैं, कि यहाँ पे जो कलाई होती है अपनी, किसको बोलते हैं, मणिबंध बोलते हैं ना, मणिबंध, कलाई, कलाई होती है आपकी, यहाँ से काट दोगे, जैसे कुछ लोग आत्महत्या करते हैं, काट के कहते हैं नस काट ली, कौन सी नस काटी, मैंने मान लीजिएगा एक केस आया, उसमें अपन कहते हैं कि नस काट ली, है ना, तो आप कौन सी नस को लेके चलोगे, किसको काटोगे आप, वेन काटने से मर जाओगे क्या, नहीं सर। नहीं मरेंगे, तो आर्टरी। जनरली हाँ आर्टरी, और कौन सी सुपरफिशियल आर्टरी काटते हैं, जो कि अपने को जहां से पल्स देखते हैं, इससे। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वहां पे आपको स्पंदन मिलेगा, हर कहीं तो आपको स्पंदन नहीं मिलेगा। विषम स्पंदन मतलब नॉर्मल से ज्यादा आपको स्पंदन मिले, ठीक है, इसका मतलब विषम मतलब आप हाथ के ऊपर कहीं और दूसरी सर जगह, स्पंदन मतलब ये नहीं समझ में आ रहा, बीट स्पंदन बीट्स मतलब। बीट्स अच्छा। बीट्स, स्पंदन अच्छा। मतलब बीट्स, आपको पल्स फील ओके होती है ना, उसी को जी स्पंदन सर। बोलते हैं, है ना। तो जी। एक तो आपने यहाँ पे हाथ लगाया, तब आपको फील होगा, एक देखना आप अपना एंकल होता है ना, उसके पास में भी हाथ लगाना, वहां पे भी आपको स्पंदन मिलेगा, मतलब बीट्स मिलता है, धड़कन मिलना, ठीक है, उसी को स्पंदन बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक मर्म स्थान होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये अगली चीज है, याद रखोगे, कौन सी बात याद रखोगे, कि सप्तोत्तर मर्म शतम, कि मर्म की संख्या कितनी होती है, 107 होती है। और किसी दिन मैं आपको, जब आप फाइनल ईयर में आओगे, तब शल्य तंत्र जिस दिन पढ़ोगे, उस दिन फिर से शल्य की वो जो यंत्रों की संख्या आएगी, वो भी कुछ कुछ ऐसी होती है, थोड़ा डिफरेंस होता है ना। तो अभी तो आप यही याद कर लो, 107 होते हैं, मर्म की संख्या कितनी होती है, 107 होती सर है। ये इसको डालना जरूरी है सब तो ये लिखना जरूरी है, ऐसा पूछ रहे हो, जी। लिखोगे तो अच्छी बात है, कोई हार्ड चीज थोड़ी है, तो लिख सकते हो यार, तो इतना तो नहीं है, सप्तोत्र मर्म शतम, या फिर ऐसे भी लिखते हो मर्म की संख्या 107 होती है, चल जाएगा, ये जी। चल जाएगा, है ना, 107 होती है, चल जाता है, जरूरी कुछ नहीं है, लेकिन ये तो आप याद ही कर लेना, देखो मैं बता रहा हूँ, ये वाला श्लोक भूलना मत, ये याद करना, ये वाला भी याद कर लेना, आसान आसान है इसलिए बता रहा हूँ, बाकी होशियार बच्चे तो पूरे याद करते हैं। भेद की बात अपन करते हैं, कि सड़ंगों के अनुसार बात करते हैं भेदों की, मर्म के जितने भी मैं भेद बताऊंगा वो सारे आप याद कर लोगे, ठीक है। अब देखो भेद सड़ंगों के अनुसार, सड़ंग मतलब क्या होता है, कोई सड़ंग शरीर बता सकता है, व्हाट इज सड़ंग, कोई बता पाएगा व्हाट इज सड़ंग। सर चार बाहों और एक मतलब सिर और एक थोरैक्स हाँ वाला रीजन। ठीक है ना, सड़ंग का मतलब देखिएगा, इस प्रकार से अगर अपन बनाए, तो ये सिर हो गया, फिर ये आपका बीच वाला पार्ट हो गया, और एक एब्डोमेन वाला कह सकते हो, ठीक है, और इसके नीचे अपन कहेंगे दो पांव होते हैं और दो हाथ हो गए, ठीक है, तो दो दो तो पांव हाथ हो गए, तो चार चार तो वो हो गए, और पांच वाला धड़ वाला एरिया हो गया, और एक सिर हो गया था। तो इस प्रकार से 6 भागों में शरीर को बांटा जाता है। तो जो 6 भागों में अपन ने शरीर को बांटा, उसके हिसाब से जो है अपन मर्मों को भी गिनते हैं, उसको बोलते हैं, एक मर्म के भेद का एक आधार हुआ, जिसको अपन ने कहा सड़ंगों के अनुसार, ठीक है। तो देखिएगा इसमें श्लोक में क्या कह रहा है, कि दो बाहु, दो कितनी होती, दो बाहु हो गई, द्वे शक्ति, दो शक्ति हो गई, शिरोग्रवी अंतरादि इति सडंगम अंगम, ये तो सडंग की बात कर दी, ठीक है। सडंगम क्या क्या होते हैं, दो बाहु होते हैं, दो शक्ति नहीं होती है, शिरोग्रीवा हो गई, और अंतरादि मतलब बीच का जो शरीर है वो हो गया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सडंग बोलते हैं। अब एक एक करके इसके देखो मर्मों की बात की गई है, कि सडंगों के अनुसार जो 107 होते हैं, टोटल मर्म कितने होते हैं, 107 होते हैं। अब कैसे कैसे देखो, जिनको बता रहे थे। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे, सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे दो बाहु बता दिया, ठीक है, ये तो पूरा मैंने कहा कि भाई ये तो अपना क्या हो गया, सडंग हो, ये भी याद कर लेना, देखो कोई हार्ड चीजें नहीं होती है, इनको थोड़ा सा आप पढ़ोगे ना तो याद हो जाता है। दो बाहु, द्वे शक्ति नहीं, शक्ति नहीं टांग को बोल देते हैं, आपकी पांव है ना, इसी को शक्ति मान के चलो आप, ठीक है। सिरोग्रीवा, सिर हो गया, ग्रीवा हो गया, अंतरादि हो गया, ठीक।
इसके बाद में कहते हैं भाई शाखाएं हुई, पहले शाखाएं किसको बोलते हैं, जो हाथ पांव होते हैं ना उनको शाखाएं बोलते हैं। जब मैं चरक संहिता पढ़ाऊंगा तो उसमें शाखाओं की थोड़ी सी परिभाषा और अलग बताऊंगा। यहाँ पे आप बात कीजिएगा तो शाखाएं क्या होती हैं, आपके हाथ पांव होते हैं उन्हीं को शाखाएं बोलते हैं। तो शाखाओं में कितने होते हैं, हर एक शाखा में 11 मर्म होते हैं। शाखा का मतलब एक हाथ में आपके 11 मर्म है, ठीक है, दूसरे हाथ में 11, एक पाँव में 11 और दूसरे पाँव में 11। समझ पा रहे हो ना, तो शाखाओं में मर्मों की संख्या कितनी, 44। अब आ जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आएगा कि बताइए शाखाओं में मर्मों की संख्या कितनी है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा। ऑप्शन क्या आएगा, देखो कितने सुंदर ऑप्शन है, 44 लिख देगा आपको, फिर 26 लिख देगा, फिर 37 लिख देगा, फिर यहां से कुछ उठा लेगा 23 लिख देगा। अब आपको क्या कोई एक ऑप्शन टिक लगाना है, क्वेश्चन समझ पा रहे हो। दूसरा आ जाएगा कि मध्य शरीर में मर्मों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे, भाई 26 होता है। मध्य शरीर में भी कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं, एक कौन सा पार्ट होता है, उर होता है। उर का मतलब क्या होता है, जो थोरेक्स वाला रीजन होता है वो होता है, उसको बोलते हैं उर, है ना, जो आपका जिसमें फेफड़े होते हैं, है ना, उधर। वहां पे जो मर्मों की संख्या 9 होती है। दूसरा कौन सा हो गया, उधर आपका एब्डोमिनल रीजन, वहां पे जो मर्मों की संख्या 3 होती है। इसको मत याद करना, भले नहीं करोगे तो भी चलेगा, कर लोगे तो अच्छी बात। पृष्ठ का मतलब होता है पीठ, आपकी पीठ में जो है मर्मों की संख्या 14 होती है। तो टोटल जो है कितने हो गए, 9 उर में, 3 उदर में, और 14 जो है किसमें हो गए, 14 जो है वो पृष्ठ में मतलब पीठ में हो गए। टोटल जो है वो 26 हो गए, ठीक है। तो ये हो गए 26। तो मैं पूछता रहूंगा, अगर मैं पूछूंगा बताओ शाखाओं में मर्म कितने हैं, सभी शाखाओं में 44 हो गए, ठीक है। मध्य शरीर में 26 हो गए, और सिर और ग्रीवा में, तो सिर में जो है वो मर्मों की संख्या कितनी, 23 है, और ग्रीवा में कितनी है, 14। टोटल कितने हो गए, 37 हो गए, ठीक है। तो ये टोटल आप गिनोगे ना तो 107 मिलेंगे आपको। तो कुल मर्म जो है कितने हो गए, 107 हो गए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि षडंगों के अनुसार आप क्या बता दो, मर्मों की संख्या बताओ 107 कैसे हुए, तो आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, तो इस प्रकार से आपको बता देंगे, ठीक है। शाखाओं में 44, मध्य शरीर में 26, सिर और ग्रीवा में 37, टोटल कितने हो गए, 107। समझ में आ गई चीजें। इसके बाद में देखो ये वही बातें बता रखी है जो ऊपर लिख रखी है, ठीक है। ये मत याद करना, भले नहीं याद करोगे तो काम चल जाएगा। किसी को बहुत अच्छा मतलब याद हो पा रहा है तो अच्छी बात होती है। कह रहा है कि तेसाम एकादश अस्मिन शक्तिन भवंती। तो मैंने क्या कहा कि एक शक्ति में कितने होते हैं, 11 मर्म होते हैं। मतलब 11 मर्म एकादश हो गया, 11 का मतलब क्या हुआ, एकादश हो गया, ठीक है। तो शक्ति में कितना हो गया, तो एक शक्ति में 11 मर्म है। उसी प्रकार दूसरी शक्ति में कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, दोनों बाहु का व्याख्यान हो जाता है। तो एक शक्ति में कितने होते हैं, 11 होते हैं। उसी प्रकार से शक्ति में और बाहुचय मतलब बाहुओं में भी उतने होते हैं। ये मैं संस्कृत में बता रहा हूँ। इसके बाद में क्या कह रहा है कि उदरो उर, उदर उर इनमें कितने होते हैं, 12 हो गए। तो उदर और उर में कितने हैं, 9 10 11 12। मैंने क्या कर दिया, आपको अलग अलग बता दिया कि उर में 9 होते हैं, इसमें यहाँ पे क्या बता दिया, उदरो उरसो द्वादश, कितने होते हैं, 12 होते हैं। और चतुर्दश पृष्ठे, ये 14 हो गए। कमर में कितने होते हैं, 14 होते हैं। ग्रीवा प्रति ऊर्ध्व है। अब ग्रीवा में और ऊर्ध्व में कितने जो बचे होंगे, है ना। आयुर्वेद में ऐसे नहीं होता कि यहाँ पे अब अलग से बताएगा, तो जो बच गए वो किस में आएगा, वो ग्रीवा में आ जाएगा। ग्रीवा और उसके ऊपर जो बच गए वो, तो कितने बच गए, 37 बच गए। समझ रहे हो। तो इसको याद करने के लिए आपको कैसे याद करते हो, एक लाइन जैसे ये याद करिए कि तेसाम एकादश अस्मिन शक्ति नहीं भवंती, शक्ति में एकादश होते हैं, और उसी के समान एतेन इतर शक्ति बाहुचय व्याख्या। तो जिस प्रकार से शक्ति में 11 है, उसी प्रकार से इतर शक्ति, इतर शक्ति का मतलब होता है दूसरी शक्ति, दूसरी शक्ति दूसरी पाँव, और बाहुचय और बाहुओं में भी जितना एक 11 है वैसे ही बाहुओं में भी 11 11 शब्द हो गए। तो 11 इंटू 4 गए, ठीक है। फिर ये एक पॉइंट आप याद कर लेना, उदरो उरसो द्वादश, ऐसे उदरो उरसो द्वादश, बस ऐसे लिख दोगे तो चलेगा, ठीक है। अब आगे नहीं लिखना, आगे लिख दो चतुर्दश पृष्ठ, चतुर्दश पृष्ठ। तो वहां पे जब लिखते समय आप श्लोक में आगे पीछे भी कर दोगे, जैसे पृष्ठ चतुर्दश लिख दोगे ना, तो भी एग्जामिनर नंबर दे देता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लिखो ना कि भाई पृष्ठ में 14 है, इससे अच्छा आप पृष्ठ पृष्ठ चतुर्दश लिखोगे तो ज्यादा सुंदर लगेगा, ठीक है। तो कोशिश यही करना कि आप थोड़ी सी संस्कृत लिखने की कोशिश कर लो, ठीक है। तो ये मैं आपको मेरी तरफ से कहना चाहूंगा। तो ये श्लोक भी हार्ड नहीं है, याद हो जाता है। इसके बाद में देखो आगे बात करते हैं परिणाम के अनुसार या साध्य असाध्यता के अनुसार। अब देखो
सबसे पहले मैंने क्या कहा कि भाई सडंगों के अनुसार, तो पहला भेद आ गया कौन सा, सडंगों के अनुसार। यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन यहाँ का ये बनता है कि मर्मों के भेद बताइए, मर्मों के भेद बताइए, और ये क्वेश्चन आ गया 5 नंबर का, 100% आएगा आपके इंटरनल में, मर्मों के भेद 5 नंबर, या फिर मर्मों के भेद 10 नंबर। क्वेश्चन के नंबरों के हिसाब से उसका आंसर अपने को करना है, ठीक है। 5 नंबर का आता है तो देखो सबसे पहले सडंगों के अनुसार बता दोगे, ये जितना याद आता है उतना श्लोक लिखने की कोशिश करोगे। मेरे से पूछ लिया सर लिखना है क्या, नहीं मत लिखो, नंबर कटेंगे उसमें, है ना। दूसरा आता है परिणाम के अनुसार, तो परिणाम के अनुसार मतलब क्या हो गया कि अगर किसी मर्म पर अगर चोट लग गई तो उसका परिणाम क्या होगा। तो परिणाम कुछ भी हो सकता है, एक तो तुरंत मर जाएगा, एक अपन कह सकते हैं कि थोड़ी देर बाद मरेगा, एक अपन कह सकते हैं कि मरेगा तो नहीं लेकिन कोई दिक्कत जरूर हो जाएगी, है ना। इस प्रकार से इसको बोलते हैं परिणाम, मतलब उस पर चोट लगने के बाद में रिजल्ट क्या आता है उसके अनुसार जो है भेद कर दिया। समझ गए बात को। देखो परिणाम के अनुसार मर्म जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कौन सा है, सद्य प्राणहर मर्म, सद्य प्राणहर, सद्य प्राणहर की संख्या होती है 19, ये याद कर लोगे भाई। देखो दूसरा है कालांतर प्राणहर मर्म, इसकी संख्या होती है 33। अगला आता है विशल्य घन प्राणहर, सॉरी विशल्य घन मर्म, विशल्य घन, इसकी संख्या होती है 3। वैकल्यकर की संख्या होती है 44, और रुजाकर मर्म की संख्या होती है 8, और कुल मर्म कितने होते हैं 107। तो होंगे तो 107 ही, लेकिन यहाँ पे परिणाम के अनुसार है। जो सद्य प्राण हर मर्म, इसका मतलब क्या हो गया, जो सद्य प्राणों को हरने वाला, जिसमें चोट लगते ही क्या हो जाएगी, आपकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, तो वो कौन सा हो गया, वो सद्य प्राण हर मर्म हो गया। समझ रहे हो बात को। अब देखो कोई दिक्कत आ रही है, अच्छा ठीक, देखिएगा। तो जिसके चोट लग गई तुरंत उसकी मृत्यु हो गई, क्या हो गया, सद्य प्राण हर मर्म। समझ रहे हो बात को। तो देखो जिस मर्म पे लगने पर क्या हो जाए, 1 सप्ताह में या फिर तुरंत मृत्यु हो जाए, उसी को बोलते हैं सद्य प्राण हर मर्म। और इनकी संख्या कितनी होती है, 19 होती है। नाम क्या हो, कौन से हैं, कैसे याद करने, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, मैं याद करवा दूंगा। दूसरा आता कालांतर प्राण हर मर्म की बात करते हैं। तो कालांतर प्राण हर मर्म कितने होते हैं, 33 होते हैं, ठीक है। अच्छा ये महाभूतों का योगदान भी देख लो। सद्य प्राण हर मर्म आग्नेय होते, कालांतर प्राण हर मर्म सौम्य और आग्नेय होते, ठीक है। इसके अलावा इसकी कालांतर में मतलब क्या हो गया, थोड़े काल के बाद में, थोड़े काल के अंतर से प्राणों को हरने वाला कौन सा हो जाएगा, कालांतर प्राण हर मर्म। तो इसमें भाई उसमें 1 सप्ताह था, तो इसमें 2 से 4 सप्ताह में, ठीक है। अच्छा अब 4 से 6 लिख दोगे तो भी कुछ गलत नहीं होता है, बस आपको ये है कि भाई हाँ ये तो सप्ताह भर में मर जाएगा, और ये 3-4 सप्ताह, ये महीना भर याद रखना, उसको सप्ताह में लिख लेना। 4 से 5 लिख दोगे तो भी दिक्कत नहीं, 2 से 4 सही है। इसके बाद में अगली अपन बात करते हैं विशल्य घन। विशल्य घन प्राण मर्म की संख्या होती है 3, और ये कौन से होते हैं, वायव्य होते हैं। शल्य निकालते ही मृत्यु हो जाती है, इंपॉर्टेंट है ये। पहला याद रखना, विशल्य घन मर्म की संख्या कितनी, 3। कौन से महाभूत प्रधान, वायव्य। मान लीजिएगा सपोज करो कभी कभी ऐसा सुनने में आता है या फिर होता भी है, पहले पुराने जमाने में जैसे तीर लग गया, छाती में तीर लग गया, या फिर चाकू लग गया, है ना, आपके बहुत जोर से अगर फेफड़ों में चाकू मार दिया जाए तो ऐसा होगा कि वो जब तक चाकू लगा हुआ है ना तब तक मृत्यु नहीं होगी, लेकिन उस चाकू को बाहर निकाल लोगे ना तो मृत्यु हो जाएगी। समझ रहे हो, वो जब तक अंदर है तब तक नहीं मरेगा। कोई भी शल्य अंदर घुस गया, तीर घुस गया, है ना, लड़ते थे राजा महाराजा, तीर घुस गया सीने के आर पार हो गया, लेकिन वो नहीं मरेगा जब तक तीर अंदर है। तीर बाहर आएगा, प्रेशर डाउन हो जाएगा, आदमी मर जाएगा, है ना, फेफड़े जो फैल जाते हैं कुछ ना, ऐसा कुछ। तो कहने का मतलब जब तक शल्य है तब तक वो नहीं मरेगा। और विशल्य घन, जब उस शल्य को आपने क्या किया, विशल्य मतलब शल्य बाहर निकाल दिया, तो शल्य निकालते ही मृत्यु हो जाती है, वो कौन सा है, विशल्य। फिर वैकल्य कर मर्म, मतलब ऐसे मर्म जिसपे चोट लगने पर क्या हो जाए, विकलता आ जाए, आदमी मरेगा तो नहीं लेकिन विकलता आ जाएगी, ठीक है। कितने होते हैं भाई, 44 होते हैं। चलिए बताइए सडंगों के अनुसार 44 किसकी संख्या थी, कौन बताएगा। सडंगों में आपने बात की थी ना कि सडंगों के अनुसार मर्मों की संख्या, वहां पे 44। हाँ जी, शाखाओं, शाखाओं में, वेरी गुड, है ना, तो याद रखना है, तो शाखाओं में फिर विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो वैकल्य कर से आप समझ में आ रहा है, विकलता आएगी, विकृति उत्पन्न हो जाएगी। कौन सा होता है, सौम्य होता है, ठीक है, ये बस महाभूत की प्रधानता है, सौम्य होता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं रुजाकर मर्म, ठीक है। रुजाकर, रुजा मतलब पीड़ा होता है, रुजा जहां भी आए, रुजा का मतलब पीड़ा,
तो ऐसा मर्म जिसपे चोट लगने पे रुजा करेगा उसी को बोलते हैं रुजा कर। और कितने होते हैं? 8, है ना? ठीक है, कौन कौन से? आग्नेय और वायव्य। और पीड़ा लगातार इसमें होती रहती है, रुजा लगातार होती रहती है। तो थोड़ा सा आंख बंद करके याद करने की कोशिश करोगे ना, तो ऊपर के दो थे ना, उसमें तो मर ही रहा था। एक में तो सप्ताह भर में मर रहा था, और एक में थोड़े काल के बाद में मर रहा था। जिसमें तुरंत मर रहा था उसका नाम कर दिया अपन ने सद्य प्राण हर मर्म। दूसरा जो थोड़ी देर से मर रहा था उसका नाम कर दिया अपन ने कालांतर मर्म। फिर अपन ने कहा कि भाई मरी तीसरे में रहा था, लेकिन वो तब मर रहा था जब आप शल्य निकाल रहे थे, तो इसको अपन ने बोल दिया विशल्य घन मर्म। चौथे में अपन ने कहा मरेगा नहीं लेकिन विकलता आएगी, तो कह दिया वैकल्य कर मर्म। और पांचवें में अपन ने क्या कहा कि भाई कुछ भी नहीं होगा, दर्द होता रहेगा। वहां पे अगर चोट लग जाएगी तो लगातार दर्द होता रहेगा, पीड़ा होती रहेगी। ठीक है, संख्या आप देख लो, 19 होते सद्य प्राण हर, कालांतर में 33, विशल्य घन 3, वैकल्य कर 44 और रुजाकर मर्म 8। ठीक है, तो ऊपर से दूसरे नंबर के में 33 होते हैं, नीचे से दूसरे नंबर के में 44 होते हैं। अगर आप इनको लाइन से याद कर लेते हो तो हो जाता है। ऊपर के दो में मरेगा, तीसरे में तब मरेगा जब उसमें से सेल निकलेगा, और चौथे पांचवें मरेगा नहीं, लास्ट वाले में पीड़ा होगी, और नीचे से दूसरे में विकृति होगी। तो ऐसे याद हो जाता है, देखो, है ना? तो नीचे से दूसरे में 44, ऊपर से दूसरे में 33। तो पहले कौन आता है? 33, उसके बाद में कौन आता है? 44 आता है। ठीक है, अब बच कौन सा गया? ऊपर ही ऊपर वाले का 19। आप एक बार याद कर लेना, नहीं हो तो जो नीचे नीचे वाला रुजा कर मर्म वो 8 होते हैं। 8 के आधा कर दो तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एक बार थोड़ी फोटो बन जाएगी ना दिमाग में, तो फिर याद हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाली टेबल आपके समझ में आ गई होगी, और ये आपके एग्जाम में आपको बना के ही आनी है। ठीक है, साध्यता असाध्यता के आधार पे कह सकते हो, इसी को परिणाम के आधार पर भी कह सकते हो। साध्यता असाध्यता का मतलब क्या हो गया कि भाई जिसमें देखिए रेगुलर पीड़ा हो रही है, क्या वो ठीक हो जाएगी? बिल्कुल अपन कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कहीं विकलता आ गई, क्या उसको अपन ठीक कर पाएंगे? विकृति को कर पाएंगे। शल्य है, इसको भी अपन ठीक कर सकते हैं कि शल्य मत निकालिए, बाद में हो सकता है कि अपन निकाल भी लें, है ना भी मरे। लेकिन क्या ऊपर वाले दोनों साध्य होंगे? नहीं होंगे भाई। इसमें भी 1 सप्ताह के बाद मरेगा, इसमें 2-4 सप्ताह के बाद में मर जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज होगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं कुल मर्म, वही 107 है। अब बात कर लेते हैं रचना के अनुसार। रचना के अनुसार क्या हो गया भाई? कुछ मर्म ऐसे होंगे जो मांस में होंगे, तो वो मांस मर्म हो जाएंगे, जो कि कितने होते हैं? 11 होते हैं। कुछ मर्म ऐसे होते हैं जो सिराओं में होते हैं, तो वो सिरा मर्म हो जाएंगे, जो कि 41 होते हैं। स्नायु में होने वाले मर्म 27 हो जाएंगे। अस्थि में होने वाले मर्म 8 होंगे, और संधि मर्म कितने होते हैं? 20 हो जाएंगे। टोटल 107। ठीक है, तो ये तीसरा बिंदु क्या हो गया? रचना के अनुसार। अब आता है, एक आता है परिमाण के अनुसार, और ये गलती मत कर देना भाई। एक आता है परिमाण के अनुसार या फिर प्रमाण के अनुसार, और एक होता है परिणाम के अनुसार। परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, और प्रमाण मतलब होता है उसका नाप कितना होता है। तो इसमें आप कुछ भी याद मत रखना। यहाँ पे एक डिस्टेंस बता दिया कि मान लीजिएगा कोई एक पर्टिकुलर कोई भी एक कोई मर्म था, एक्स मर्म मान लीजिए। ठीक है, आपका कोई हाथ है, उसमें कोई मर्म है, पॉइंट होता है पर्टिकुलर, है ना? तो वो एक मर्म है। ठीक है, वहां पे आपको चोट लग जाए, कहाँ? आधा अंगुल के एरिया में। ठीक है, कहेंगे कि भाई ये आधा अंगुल का इतना एरिया, यहाँ पे चोट लगेगी तो मरेगा। तो वो क्या हो गया? प्रमाण हो गया, उसका एक नाप हो। ठीक है, तो इस प्रकार से मर्म होते तो कितने हैं? पूरे 107 ही होंगे। कुछ ऐसे मर्म होंगे जो आधा अंगुल प्रमाण वाले होंगे, कि आधा अंगुल में चोट लगने पे मर जाएगा। कुछ ऐसे होंगे जो 1 अंगुल प्रमाण वाले होंगे, कुछ 2 अंगुल प्रमाण वाले होंगे, कुछ 3 अंगुल प्रमाण वाले होंगे, और कुछ 4 अंगुल प्रमाण वाले होंगे। तो ये क्या हो गया? परिमाण या फिर प्रमाण। ऊपर वाला क्या था? परिणाम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है परिणाम के अनुसार। तो जब आंसर करो तो थोड़ा सा पढ़ लेना, जनरली परिणाम वाला ही आता है, परिमाण वाला नहीं पूछते। ठीक है, तो परिमाण का आप मतलब समझ रहे हो कि भाई कुछ मर्म में आधी अंगुल की दूरी में लगने पे मृत्यु होगी, कुछ में 1 पे, कुछ में 2 पे, कुछ में 3। इसमें कुछ भी डिवीजन विशेष नहीं होता है। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मर्मों के नाम, थोड़े से मैं आपको बता देता हूँ। नाम आपको यही मिलेंगे, इनकी चेंजेस आपको जगह जगह मिलते रहेंगे। ठीक है, एक बार मैं यहाँ ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा नाम जो है वो सुने सुने हो जाए। इसलिए अपन जो है सबसे पहले अपन क्या पढ़ लेते हैं? मर्मों के नाम पढ़ रहे हैं षडंगों के अनुसार। सभी के अनुसार पढ़ना है। सबसे पहले अपन षडंगों के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले षडंगों में कहाँ थे? शाखाओं में थे। शाखाओं में कितने थे? 44 थे। एक शाखा में 11 था, तो 4 शाखाओं में 44 हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि भाई पैर के मर्म कौन कौन से हैं? तो याद करना आपको, ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, याद करना ही पड़ेगा। क्षिप्र तल हृदय, पुर्च पुर्च सिर, गुल्फ, इंद्रवस्ती, जानू, आणी, पूर्वी, लोहिताक्ष, विटप।
और हो सके तो सीक्वेंस भी बनाए रखना। अब देखो, मैंने कहा ये किसके मर्म है, ये पैर के मर्म है। बाहु के मर्म आ जाए, ऐसे ही मिलेंगे आपको। क्षिप्र, तल रिधे, कुर्च, कुर्च शीर, कोई डिफरेंस आया? नहीं आया, सेम है। गुल्फ, तो मैंने पहले भी इसीलिए मैंने पढ़ाया था ताकि यहाँ पे आपकी समझ में आ जाए। गुल्फ किसको बोलते हैं? एंकल जॉइंट को बोलते हैं गुल्फ। किसको बोलते हैं? एंकल जॉइंट को बोलते हैं। और मणिबंध किसको बोलते हैं? रिस्ट जॉइंट को बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बाहु के मर्म हो गए। और पैर वाला जो गुल्फ वाला है वो एंकल जॉइंट कहाँ होता है? पैर में होता है, तो पैर का मर्म हो गया। इंद्रबस्ती सेम है। फिर जानू कहाँ पे होता है? जानू किसको बोलते हैं? नी जॉइंट को बोलते हैं जानू। और कुरपर किसको बोलते हैं? कोहनी को बोल देते हैं, एल्बो जॉइंट को बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सेम है, क्षिप्र, तल हृदय, कुर्च, कुचशीर, गुल्फ। गुल्फ की जगह यहाँ पे मणिबंध कर देना, सेम है। ठीक है, इंद्रबस्ती, इंद्रबस्ती, जानू की जगह कुरपर कर देना है। समझ में आ रहा है आपको? आणी, उर्वी, लोहिताक्ष, ये सेम है। और लास्ट में ये कौन सा हो जाएगा? विटप हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा? कक्षधर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं, इनको भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो डिफरेंस है वो 3 जगह पे है बस। ठीक है, बाकी सेम है। अब आ जाओ मध्यम शरीर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये मध्यम शरीर में 26 हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन ने कहा भाई उदर के मर में 4 हो जाएंगे। कौन वो उदर में? उदर मतलब पेट हो जाएगा आपका, एब्डोमेन अपन कह सकते हैं। इसमें गुदा हो जाएगा, बस्ती है, नाभि है और हृदय। ठीक है, उधर मतलब पूरा ले लिया इन्होंने, है ना, नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, देखेंगे तो उद, बस्ती, नाभि और हृदय, तो ये 4 किस में आ गए? उधर वाले मर्म कह सकते हैं। उर के मर्म में स्तन मूल, स्तन रोहित, अपलाप, अपस्तंभ, याद करने 4। स्तन मूल, स्तन रोहित, अपलाप और अपस्तंभ। ठीक है, पढ़ लो एक बार, है ना, ये बार बार आपको पढ़ने हैं। फिर पीठ के मर्मों की बात करते हैं। क्या क्या नाम है? कटिक तरुण, कुकुंदर, नितंब, पार्श्व संधि, बृहति, अंश फलक और अंश। बिल्कुल भी ऐसे परेशान मत हो जाना, कैसे कैसे नाम है, याद हो जाते हैं, है ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा। अभी बस सिर्फ रीडिंग लगानी है, सिर नहीं पकड़ना है। अब आओ अगली अपन बात करते हैं सिर और ग्रीवा के मर्म। ठीक है, सिर और ग्रीवा। सिर में अपन ने कहा था भाई कितने होते हैं? 23 होते हैं। और ग्रीवा में अपन ने कहा भाई 14 होते हैं। ठीक है, टोटल अपन ने कहा था 37। ठीक है, तो देखो 4 धमनियां होती हैं, 4 धमनियां, 2 नीला होती है और 2 मन्याएं होती है, और 8 मात्रिकाएं होती है। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 4 तो धमनियां हो गई और 8 मात्रिकाएं हो गई, तो ये कितने हो गए? 8 4 12 हो गए। ये पॉइंट होते हैं, कुछ विशेष पॉइंट है सिर में जिनका नाम हो गया है ना, विशेष आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं डायग्राम से थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, तब आपके समझ में आ जाएगा। 5 सीमंत होते हैं। ठीक है, क्या हो गया? ये पहला पार्ट आ गया 12। ठीक है, ये 4 धमनियां, 2 नीला 2 मन्या और 8 मात्रिकाएं। 5 सीमंत होते हैं, 4 श्रृंगाटक मर्म होते हैं, है ना, पढ़ते हैं, पूछा जाता है श्रृंगाटक मर्म कहाँ होता है, तो आपको बताना है सिर में होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। एक स्थपनी होती है, एक अधिपति होता है। ठीक है, ग्रीवा के मर्म 14, कृकाटिका। ठीक है, कृकाटिका, विदुर, फर्ण, अपांग, आवर्त, उत्क्षेप और संख्य। अब देखो, अभी तक जो अपन ने पढ़ा है उसमें अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए अंश फलक जो है वो कहाँ का मर्म है, तो आप कह दोगे पृष्ठ का मर्म। इतना आपको ध्यान रखना है। कुर्च जो है वो कहाँ का मर्म है, तो आप कह दोगे बाहु का भी है और पैर का भी है। आपसे कोई पूछे कुरपर जो है वो कहाँ का मर्म है, तो वो बाहु का मर्म है। इतनी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपसे बोलूं आप फटाफट पृष्ठ के मर्म सुना दो, मेरे को सुना दोगे, नहीं। लेकिन ये पूछा जाए आपसे कि कुकुंदर कहाँ का मर्म है, तो पृष्ठ का मर्म है, इतना आपको पता होना चाहिए। और इतना पता आपको 2 4 रीडिंग में हो जाएगा। अब देखो, अब याद कैसे करोगे, यहां से करना आपको। देखो ये डायग्राम है, ये वाला डायग्राम है एंटीरियर व्यू का। ठीक है, एंटीरियर व्यू। और ये डायग्राम है पोस्टीरियर। ठीक है, देखो ये सामने से आप उठा के देखोगे तो अलग अलग इसमें आप फोटोज देखोगे ना, तो ये पॉइंट आते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि देखो ये उर्वी वाला हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये तो पांव वाला आ गया, पहले हाथ वाला समझते हैं। तो ये आ गया क्षिप्र मर्म आ गया इधर। ठीक है, इधर आ जाएगा फिर कुर्च आ जाएगा, इधर आ जाएगा कुर्च सिर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये कौन सा हो गया? ये वाला पांव वाले आ गए, बस्ती पांव वाला आ गया। ये इधर कौन सा आ गया? कुरपर वाला आ गया। ठीक है, ये देखो कुरकर, ये एकदम लाइन से होते हैं, एक डॉट, 2 डॉट, 3 4 5, हाथ में ऐसे लगातार पॉइंट होते हैं जगह जगह। आपने पढ़े भी होंगे ना, कहीं कहीं देखे होंगे। ये स्थपनी मर्म होता है, जो अपन सामने टीका लगाते हैं ना, यहाँ पे चोट लगने पे आदमी मर जाता है, इसको स्थपनी मर्म बोलते हैं। ठीक है, इसके नीचे कौन सा हो जाएगा? ये फण आ जाएगा इसके नीचे। यहाँ पे देखो, ये 2 नीला हो जाएंगी और इसके 2 नीला के ऊपर 2 मन्या हो जाएंगी। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पे मातृकाएं होती है इन्हीं के पास में, ठीक है। तो ऐसे अगर अपन इसको पढ़ते हैं तो आ जाता है समझ में, है ना। इसके अलावा ये स्तन वाला आ गया, स्तन रोहित वाला आ गया, जो छाती में जो मर्म होते हैं वो सारे हो गए, ठीक है। इसके अलावा इधर आता है ये उर्वी आ गया, ठीक है। ये स्तन मूल आता है नीचे, ठीक, ये कुरपर हो गया। इसी प्रकार से नीचे देखो, जहां ऊपर अपन ने कहा मणिबंध था, देखो ये रहा मणिबंध। मणिबंध का होता है रिस्ट में होता है मणिबंध, है ना। मणिबंध का होता है रिस्ट में होता है। ये नीचे होता है कौन सा, गुल्फ। नीचे कौन सा हो गया, गुल्फ हो जाएगा। कुर्स दोनों जगह है, देखो छिप्र और कुर्स तो दोनों जगह ही है। छिप्र अंगुलियों के जस्ट बीच में होता है, ठीक है। ये देखो ये अंगूठे और अंगुली के बीच में ना, इसको बोलते हैं छिप्र, ठीक है। थोड़ा पीछे भी ये रहा छिप्र वाला, ठीक है। इसी प्रकार से कुर्स हो जाएगा। कुर्स थोड़ा पीछे आते हैं तो हो जाता है। फिर ये गुल्फ आ जाएगा, गुल्फ यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ पे फिर कुर्स सिर आ जाएगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कहाँ थे अपन ने ऊपर कुर पर पढ़ा, उसी प्रकार से पाँव में क्या हो गया, जान हो गया। तो ये डायग्राम जो है ना, एक बार अच्छे से आप देख लोगे तो ये आपको पूरा याद हो जाता है। इसके बाद में देखो थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ। ये जो है ये पोस्टीरियर व्यू हो जाता है। तो जो अपनी चोटी होती है सिर की, उसको क्या बोलते हैं, अधिपति बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अधिपति हो गया। सामने वाला क्या था आंखों के बीच में, ये स्तपनी था, ठीक है। और देखो त्रिकाटिका हो जाएगा, पूछे कहाँ होता है, गर्दन में होता है, ग्रीवा में, ठीक है। इसके अलावा और देखो अंश फलक हो गया ये, ठीक है। पृष्ठ वाला आ गया, ये कमर वाला, है ना, पृष्ठ में जो मर्म होते हैं, ठीक है। अपलाप हो गया। इसके अलावा देखो और इधर कौन सा है, ये फिर से वही कूर्च हो गया, छिप्र हो गया, आणी हो गया, ये पीछे आणी होता है। इंद्रबस्ती, है ना, ये जो पिंडलियां होती है इनके बीच में मर्म होता है, उसका क्या नाम होता है, इंद्रबस्ती होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये थोड़ी डायग्रामों की मदद से आप पढ़ोगे ना, तो आपको जो है वो चीजें याद हो जाएंगी। लेकिन एक बार में नहीं होंगी, आपको काफी दिन, एक एक में एक दो याद कर लिए, दूसरे दिन और दो याद किए, ऐसे करके जो आप साथ साथ पढ़ते रहोगे तो याद हो जाएगा। लेकिन यही मर्म जो है अब अलग अलग आप जगह जगह पढ़ोगे, कौन से में कौन से होते हैं, कौन से में कौन से होते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो आज अपन ने थोड़े मर्मों के नाम आपने देखे। पहले जो है आज का काम सिर्फ आपका इतना ही है कि आप जो है ये याद कर लो कि जो अलग अलग डिवीजन बताए गए हैं। आपसे अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन मर्म का भेद पूछ लिया जाए, तो षडंगों के अनुसार कौन कौन से होते हैं, हो सके थोड़ी श्लोक की लाइनें भी याद करना, ठीक है। कितने होते हैं, कैसे हुआ, परिणाम के अनुसार कैसे होते हैं, ठीक है। रचना के अनुसार कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं। ये 4 जो बिंदु हैं, ये आप इनको जरूर याद करें, ठीक है। कोई दिक्कत हो मेरे से पूछ लीजिएगा। कल फिर अपन थोड़ा और मैं आपको ट्रिक के द्वारा इनको याद करने की चीज बताऊंगा आपको, है ना। याद हो जाएंगे, देखना इजीली याद करवा दूंगा, ठीक। चलिए, याद करने पड़ेंगे, है ना, इनका नहीं।